तो हमने लास्ट क्लास में 3 रूल पढ़ लिए थे, रूल 1, रूल 2, रूल 3। रूल 1 क्या कहता था? रूल 1 टाइटल के लिए कहता है कि ये जो एक्ट है ये 30 जून 2014 से इफेक्ट में आया है और इसका नाम CRA रूल 2014 है। ठीक है। उसके बाद में रूल 2 की बात आई। रूल 2 डेफिनेशन की बात करता है, जिसके अंदर ये बोला गया कि भैया एक्ट क्या होता है। ठीक है, एक्ट क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट क्या होता है, कॉस्ट ऑडिटर क्या होता है, ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई थी। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड हमने पढ़ा, जिसके अंदर हमने क्या देखा कि भाई कॉस्ट रिकॉर्ड किसको मेंटेन करने हैं और किसको मेंटेन नहीं करने हैं, राइट। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था एक ओवरऑल टर्नओवर का कंसेप्ट। मैंने कहा था कि अगर आप रेगुलेटेड, नॉन रेगुलेटेड और अदर सेक्टर में तीनों में भी काम करते हैं तो तीनों का ओवरऑल टर्नओवर मिला के आपको चेक करना है। पिछले साल का टर्नओवर 35 करोड़ या उससे अगर ज्यादा है तो इस साल आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, राइट। ये रूल आप पे तभी लगेंगे जब आप इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी है, और दूसरी बात आप इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, वरना ये रूल आप पे नहीं लगेंगे, राइट। चाहे आप रेगुलेटेड में है चाहे नॉन रेगुलेटेड में है, रिक्वायरमेंट इज द सेम। बता दीजिए यहाँ तक कोई डाउट? रेगुलेटेड में 6 सेक्टर याद करने को बोले थे आपको, पेट्रोलियम, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, फर्टिलाइजर एंड शुगर एंड इंडस्ट्रियल एल्कोहल। यहाँ तक कल आपको पढ़ा दिया था, किसी को कोई डाउट है तो बोल दीजिए। चलिए, नहीं है तो अच्छी बात है। अब आइए रूल 4। रूल 4 इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, रूल 4 इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्या है रूल 4? देखिए, रूल 4 बात करता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। क्या आप कॉस्ट ऑडिट करवाने के लिए लायबल है या नहीं, आपको कॉस्ट ऑडिट करवानी है या नहीं करवानी है, इस बात के लिए रूल 4 बात करता है। ठीक है, कैसे? सुनिए, अब इसको बड़े ही ध्यान से सुन लेना ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे फर्क पड़ेगा कि आप रेगुलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप नॉन रेगुलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं, या आप दोनों तरीके के प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, अदर तो है नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो समझिए कैसे। अगर आप रेगुलेटेड प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो रेगुलेटेड प्रोडक्ट की ऑडिट होगी या नहीं होगी, इसके लिए 2 रिक्वायरमेंट है हमारी। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? ओवरऑल एनुअल टर्नओवर जो है, ओवरऑल एनुअल टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? 50 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। ओवरऑल टर्नओवर, ओवरऑल का मतलब क्या हुआ? A प्लस बी प्लस सी की बात कर रहे हैं क्या हम? बोलिए, ओवरऑल का मतलब A प्लस बी प्लस सी की बात कर रहे हैं? यस। तो ओवरऑल टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। एंड आगे क्या लिखा है? एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट। इंडिविजुअल का मतलब क्या बताया था कल? बताइए, इंडिविजुअल का मतलब क्या बताया था कल? यस, ए प्लस बी। इंडिविजुअल का मतलब बताया था ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मिला के कितना होना चाहिए? 25 करोड़ और मोर। इसका मतलब अगर ये दोनों रिक्वायरमेंट एक साथ फुलफिल होती है, ध्यान रखना, अगर ये दोनों रिक्वायरमेंट एक साथ फुलफिल होती है तो रेगुलेटेड सेक्टर वाले प्रोडक्ट की हमें ऑडिट करवानी पड़ेगी। समझ गए? तो रेगुलेटेड सेक्टर वाले प्रोडक्ट की हमें ऑडिट करवानी पड़ेगी। ओके, अब रेगुलेटेड वाले की हमें ऑडिट करवानी है तो इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि नॉन रेगुलेटेड की भी करवानी पड़ेगी। डिपेंड करेगा उसकी कंडीशंस फुलफिल होती है या नहीं, उसकी अलग कंडीशन है। क्या है उसकी कंडीशन? सुनिए, ओवरऑल जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, प्लस इंडिविजुअल जो टर्नओवर है ए प्लस बी वाला वो 35 करोड़ और उससे ज्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए भी ये दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? रेगुलेटेड के लिए 2 कंडीशन,
ओवरऑल तो 50 करोड़ या उससे ज्यादा, और इंडिविजुअल 25 करोड़ या उससे ज्यादा। नॉन रेगुलेटेड के लिए दो रिक्वायरमेंट, ओवरऑल 100 करोड़ या उससे ज्यादा, और इंडिविजुअल 35 करोड़ या उससे ज्यादा। ओके, सुनिए एक बार। आप टेबल ए का प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब रेगुलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। आप टेबल बी का प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब कि नॉन रेगुलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। आप टेबल सी का प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब कि अदर प्रोडक्ट बनाते हैं, और टोटल आप इतना टर्नओवर करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं, आपको कॉस्ट ऑडिट करवानी है या नहीं, ये दोनों बातें आपको बतानी है, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। टर्नओवर यहाँ पे 10 करोड़ है, यहाँ पे 10 करोड़ है, यहाँ पे भी 10 करोड़ है, मतलब हमारे जो रेगुलेटेड प्रोडक्ट हम बेचते हैं उनका टर्नओवर 10 करोड़, नॉन रेगुलेटेड वाले का भी 10 करोड़, और अदर वाले का भी 10 करोड़, तो टोटल टर्नओवर हो गया 30 करोड़। बताओ हमें कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं या नहीं? नहीं रखने। जिसने टेबल पे कॉन्सेंट्रेट कर लिया उसके रूल फॉर पूरा क्लियर हो जाएगा, और जो इधर उधर देख रहा होगा उसके क्लियर नहीं होगा, ठीक है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं या नहीं? नहीं रखने सर। कॉस्ट ऑडिट करवानी है या नहीं करवानी? नहीं करवानी, ठीक। दूसरे केस में आ जाइए। 10 करोड़, 18 करोड़ और 12 करोड़, टोटल हो गया ये 40 करोड़। बताइए कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने या नहीं रखने? कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं या नहीं रखने हैं? चिराग, अरे चिराग एक भी जवाब नहीं देते हो, घर पे बात करनी पड़ेगी लगता है तुम्हारे। प्राची, रिद्धि सिद्धि, चले रखने हैं? यस सर रखने हैं। क्या ऑडिट करवानी है? बोलो ऑडिट करवानी है नहीं करवानी? नहीं करवानी सर। ओके वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। 10, 18, 22, तो ये हो जाएगा 20, 30, 40, 50, 50 करोड़। कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं नहीं रखने? यस सर रखने हैं। कॉस्ट ऑडिट करवानी नहीं करवानी? अब देखो कुछ कह रहे हैं हाँ, कुछ कह रहे हैं ना, दोनों का ही गलत है। हाँ कहने वालों का भी गलत है, ना कहने वालों का भी गलत है। जब मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्ट वाइज ऑडिट होती है, तो सीधे सीधे हाँ कहना या ना कहना बिल्कुल गलत है। रेगुलेटेड की रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो रहा है, हो रहा है, यस। रेगुलेटेड की दूसरी रिक्वायरमेंट कि ए प्लस बी मिला के 25 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, हो रहा है, हो रहा है। तो इसका मतलब टेबल ए की ऑडिट तो होगी, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। टेबल ए मतलब रेगुलेटेड की ऑडिट तो होगी, क्योंकि ओवरऑल 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो रहा है, और इंडिविजुअल 25 करोड़ या उससे ज्यादा हो रहा है। फिर आइए टेबल बी की बात। टेबल बी कहता है ओवरऑल टर्नओवर 100 करोड़ होना चाहिए, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब सिर्फ टेबल ए की ऑडिट होगी। आई बात समझ में? तो जवाब दे लो, रिप्लाई कर लो, फायदे में रहोगे, बाकी तो भैया आपकी इच्छा है। चलिए नेक्स्ट। कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने या नहीं रखने? रखने हैं। कॉस्ट ऑडिट करवानी या नहीं करवानी?
चिराग अभी भी आंसर गलत है तुम्हारा, ध्यान दे लो, ध्यान दे लो बेटा, ध्यान दे लो, मत करो लापरवाही। यस, टेबल ए की ऑडिट हो, राइट, टेबल ए की ऑडिट होगी, तो क्योंकि टेबल बी के लिए तो 100 करोड़ टर्नओवर होना पड़ता है, 100 करोड़ है नहीं, तो टेबल बी की तो बात ही नहीं। ओके, चलिए 25 करोड़, 5 करोड़, 80 करोड़, टोटल हो गया 110 करोड़। बताइए कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने या नहीं रखने? यस सर। ऑडिट करवानी या नहीं करवानी? वेरी गुड प्रियंका। वेरी गुड राघव। प्राची गलत जवाब। बोलिए। कॉस्ट ऑडिट करवानी नहीं करवानी? चलिए, कैसे टेबल ए करवानी है, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, टेबल ए करवानी है। नेक्स्ट आ जाइए। 25, 25, 80, ठीक है, 130 करोड़। बोलिए रिकॉर्ड्स रखनी है, ऑडिट करवानी है नहीं करवानी है? बहुत, बिल्कुल ठीक है, बहुत। प्राची यस और नो नहीं होता, टेबल ए टेबल बी बहुत ऐसे होता है जवाब। यस नो में तो पार्शियल सही हो जाएगा, पार्शियल गलत हो जाएगा, फिर क्या करोगे? ओके, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? चलिए ओके, आ गया। तो समझ में आ गया रेगुलेटेड की ऑडिट कब करवानी होती है और नॉन रेगुलेटेड की ऑडिट कब करवानी होती है। आगे आ जाइए। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन बोले गए कि 3 लोग ऐसे हैं जिनको कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी, चाहे टर्नओवर कितना भी हो। ठीक है, 3 लोग ऐसे हैं जिनको कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी, चाहे टर्नओवर कितना भी हो। पहला वो लोग जो सेज में ऑपरेट करते हैं, ठीक है, पहले वो लोग जो सेज में ऑपरेट करते हैं। ओके, दूसरे वो लोग जिनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू के 75% से कम हो या ज्यादा हो, सॉरी, जिसका एक्सपोर्ट टर्नओवर टोटल टर्नओवर के 75% से ज्यादा हो, उसको कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी है। ठीक है, नेक्स्ट, जो अपने आप के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जो अपने आप के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उन्हें ऑडिट नहीं करवानी। इज दैट क्लियर? मतलब क्या है सर इसका? सुनिए थोड़ा सा और समझा देता हूँ। सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ऑपरेट होते हैं तो आपके ऊपर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल ही नहीं होती है, फिर चाहे आपका टर्नओवर कितना भी हो, कम ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? दूसरा एक्सपोर्ट टर्नओवर, मान लीजिए आपका टोटल टर्नओवर है 120 करोड़ रुपए और आपका एक्सपोर्ट से टर्नओवर है 90 करोड़ रुपए, ठीक है, या 95 ले लीजिए, तो क्या आपका 75% से ज्यादा टर्नओवर, क्या आपका 75% से ज्यादा टर्नओवर एक्सपोर्ट से होता है? टोटल का 75 निकालिए, कितना होता है टोटल का? 75 90 होगा, और उससे भी ज्यादा टर्नओवर आपका एक्सपोर्ट है, तो इसका मतलब आपके ऊपर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती, राइट। और तीसरा सिंपल सिंपल कह रहा है कि अगर आप अपने आप के लिए, कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब होता है खुद के लिए,
अगर आप खुद के लिए इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं तो उस इलेक्ट्रिसिटी पे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटेड प्रोडक्ट में आता है, तो बोला अगर आप खुद के इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं तो उस पे कॉस्ट ऑडिट की प्रोविजन नहीं लगेगी। ओके, तो रूल 3 लगेगा। रूल 3 का मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो रखने हैं और कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी। समझ गए? कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं, कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी है। बोल दीजिए। अब एक बार पूरा प्रोविजन देख लीजिए, कोई डाउट है तो बोल दीजिए, 2 मिनट का टाइम देता हूँ। हाँ, खुद के लिए मतलब खुद की फैक्ट्री में खुद इलेक्ट्रिसिटी बना के खुद के काम में लेते हैं। ये पढ़ लिया? कोई डाउट किसी को? चलिए, अच्छी बात है, आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हाँ, 75% से कम हुआ तो रूल अप्लाई होगा। यस, डेफिनेटली। ओके, सुनिए। कॉस्ट रिकॉर्ड सेल बी मेंटेन। अब ये रूल 5 की बात कर रहे हैं। रूल 4 तक हमने पढ़ लिया, रूल 5 क्या कह रहे हैं सुनिए। कॉस्ट रिकॉर्ड्स सेल बी मेंटेन इन फॉर्म नंबर CRA1। यहां से फॉर्म स्टार्ट होता है हमारा। ठीक है, पहला फॉर्म आया है CRA1। ये रूल 5 किसकी बात करता है? मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स की। आप कहेंगे सर रूल भी 3 भी तो यही बात करता था। तो देखिए रूल 3 और 5 में क्या डिफरेंस है। रूल 3 एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स की बात करता है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स किसे मेंटेन करने हैं, किसके ऊपर एप्लीकेबल है और किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। और जबकि रूल 5 जो है वो ये बात करता है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने हैं, उसका फॉर्मेट क्या होगा। समझ गए? तो रूल 3 एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, रूल 5 मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। और कॉस्ट रिकॉर्ड्स कहाँ मेंटेन करने हैं? CRA1 फॉर्म के अंदर मेंटेन करने हैं। ओके, टोटल इसमें 30 आइटम होते हैं, 30 आइटम जिनके रिगार्डिंग आपको रिकॉर्ड रखने होते हैं। आप देख पा रहे हैं 30 आइटम की लिस्ट दे रखी है मैंने आपको। राइट? यस, तो सुनिए, बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि रूल 5 कहता है कॉस्ट रिकॉर्ड CRA1 में मेंटेन करने हैं 30 आइटम के रिगार्डिंग। आगे आ जाइए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे कंपनी
ऑडिट में हमने बहुत सारे रूल पढ़े कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, बहुत सारी चीजें पढ़ी। यहाँ पे इतना टिपिकल नहीं है, यहाँ पे बहुत आसान बनाया गया है इसको, और एक ही रूल के अंदर सारी चीजें डालते हैं। अपॉइंटमेंट कब होगा, टेन्योर क्या होगा, कैसे होगा, सब चीजें डालते हैं। तो ध्यान से सुनिए आप। देखिए, ये ऑडिटर है जो कि सीएमए इन प्रैक्टिस है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन, अब ऑर्गेनाइजेशन इस सीएमए को अपॉइंट करना चाहती है अपना ऑडिटर, तो सबसे पहले ये इससे एक रिटर्न कंसेंट लेती है, जैसे वहां पे भी लेते हैं ना, रिटर्न कंसेंट। भैया आप हमारे ऑडिटर बनने को तैयार हो क्या? कल को ऐसा ना हो कि हम आपको ऑडिटर बनाए और आप क्या बोले, हम आपको ऑडिटर बनाए और आप हमें कहें कि सर मुझे तो ऑडिटर बनना ही नहीं है। तो बाद में ऐसा ना हो कि हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाए और आप अपॉइंट भी ना हो। तो उसके लिए क्या बोला गया, ध्यान से सुनिएगा, कि सबसे पहले आपसे एक रिटर्न कंसेंट ली जाएगी। इस रिटर्न कंसेंट के अंदर आपसे दो बातें पूछी जाए। पहली बात कि क्या आप हमारे ऑडिटर बनने के लिए डिजायरेबल हो, ठीक है, बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते, पहली बात। दूसरी बात ये पूछी जाएगी कि क्या आप क्वालिफाइड हो, कहीं डिस्क्वालिफाइड तो नहीं हो, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन का पता हमें नहीं पता होता, ऑडिटर को खुद को ही पता होता है, राइट। तो आपने जो क्वालिफिकेशंस पढ़ी थी, डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ी थी कंपनी ऑडिट के अंदर, क्या वहां पे कंपनी को पता है कि आपको कोर्ट ने सजा सुनाई है या नहीं सुनाई, आपके किसी रिश्तेदार के पास कंपनी के शेयर है या नहीं है, आपका कोई रिश्तेदार कंपनी में काम करता है या नहीं है, ये कंपनी को थोड़ी पता है, पर आपको जरूर पता है। तो इसलिए वो आपसे ही पूछते हैं कि कहीं आप डिस्क्वालिफाइड तो नहीं हो। आप कहते नहीं नहीं सर हम तो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, हम तो बिल्कुल क्वालिफाइड है। ओके, देन तो फिर आपसे रिटर्न कंसेंट लेके आगे प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे सीधे सीधे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंट करता है, यहाँ पे शेयर होल्डर वगैरह का कोई रोल नहीं है, ठीक है, बीओडी अपॉइंट करता है। अब दो तरीके के अपॉइंटमेंट क्यों लिखे हैं यहाँ पे, तो एक तो जनरल अपॉइंटमेंट है और एक कैजुअल वैकेंसी। पहले हम जनरल अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। जनरल अपॉइंटमेंट कैसे, जब ईयर स्टार्ट होगा उस ईयर के स्टार्ट होने से 180 दिन के अंदर अंदर, 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर से अंदर अंदर उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा। बोलिए, क्लियर है? फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने से 180 दिन के अंदर अंदर नए ऑडिटर को अपॉइंट कर देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, राइट। और जैसे ही इसको अपॉइंट किया जाएगा, इसकी जानकारी ऑडिटर को खुद को भेज दी जाएगी, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म किया जाएगा कि हमने कोस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है, राइट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कैसे करेंगे सर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने के लिए एक फॉर्म होता है CRA 2। कौन सा फॉर्म होता है? CRA 2 फॉर्म होता है। CRA 2 फॉर्म के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई हमने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है। आगे बात समझ में? ठीक है सर, ये इंफॉर्मेशन कब तक दे देनी है उनको, तो इसके लिए आपको टाइम दिया गया 30 दिन का। कहां से 30 दिन? मुझे एक बात बताइए, ये 180 दिन में जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑडिटर अपॉइंट किया तो क्या उन्होंने बोर्ड मीटिंग की होगी? बोर्ड मीटिंग में ही तो अपॉइंट किया होगा ना। तो जिस बोर्ड मीटिंग में उसको अपॉइंट किया गया, जिस बोर्ड मीटिंग में उसको अपॉइंट किया गया, उस बोर्ड मीटिंग से 30 दिन के अंदर अंदर CRA 2 फॉर्म फाइल कर लेना है। समझ गए? यस। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात और भी है, वो भी देखिए क्या है।
अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझिएगा आप, ये हमारा फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2020, ठीक है। ये 180 दिन पूरे हुए 30 सितंबर को, ठीक है। 1 अप्रैल से हमारा ये स्टार्ट हुआ, 30 सितंबर को 180 दिन पूरे हो जाते हैं। क्या हमें इस पीरियड के बीच में ऑडिटर अपॉइंट करना जरूरी है? बोलो, जरूरी है? हाँ जी सर, जरूरी है। और जिस दिन हम अपॉइंट करेंगे वहां से 30 दिन के अंदर अंदर हमें CRA 2 भरना जरूरी है, जिससे हम सेंट्रल गवर्नमेंट को बता सकें कि हमने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है। यस। अब सवाल ये आया कि सर क्या ये CRA 2 के जो 30 दिन है, क्या ये 180 दिन में शामिल है? तो आंसर इज यस, ये 180 दिन में इंक्लूडेड है। अब 180 दिन में इंक्लूडेड है, इसका मतलब और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। मान लीजिए आपने अपॉइंटमेंट किया 1 मई को कर दिया, 1 मई को कर दिया, तो क्या यहां से 30 दिन जोड़ लें हम कि 31 मई तक आपको इन्फॉर्म करना है, ऐसा बोले? बोले अगर आपने 1 मई को अपॉइंटमेंट किया है तो 31 मई तक आपको इन्फॉर्म करना है। हाँ जी सर, ये तो बात समझ में आ गई। और मान लीजिए आपने अपॉइंटमेंट किया 15 सितंबर को, तो आपको क्या 14 अक्टूबर तक का टाइम मिलेगा? 30 दिन, मतलब 30 दिन मिलेंगे? आंसर इज नो, आपको 30 सितंबर तक ही दोनों काम करने हैं। समझ गए? तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस बोर्ड मीटिंग में ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, उस बोर्ड मीटिंग से 30 दिन के अंदर अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है, राइट। पर वो 30 दिन जो है 180 दिन के आगे नहीं जाने चाहिए, ऐसा कह सकते हैं। यस, आगे बात सुन। ये हो गया काम हमारा रेगुलर अपॉइंटमेंट का। अब कैजुअल पे आ जाओ। कैजुअल का मतलब क्या होता है कि पुराने ऑडिटर की डेथ हो गई, पुराने ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड हो गया, ठीक है, पुराने ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया, इस तरीके के कई रीजन हो सकते हैं, राइट। अब जिस दिन ये हुआ उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर तो उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर तो ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा। कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोलो हाँ या ना। जिस दिन कैजुअल वैकेंसी अराइज होगी उससे 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर देगा नए ऑडिटर। और जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म करना है अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट को CRA 2 के अंदर। कौन से फॉर्म में? CRA 2 के अंदर, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे पहले से टाइम कम है तो यहाँ पे इसमें 30 दिन इंक्लूड हो सकते हैं क्या, कि 30 दिन में 30 दिन इंक्लूड है कि टोटल 30 दिन के अंदर अपॉइंट भी करना है, इन्फॉर्म भी करना है? तो बोला गया नो, ऐसा नहीं है। जिस दिन आप अपॉइंट करेंगे उस दिन से फर्दर 30 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्म करना है। बोलो जी, क्लियर है? तो सुनिए, यहाँ वापस सुनिए एक बार। हमने कहा इन्फॉर्म करना है अपॉइंटमेंट के लिए 30 दिन ऑफ बोर्ड मीटिंग और 180 डेज फॉर कमेंसमेंट। यहाँ पे ये एरो तो हटा दो, ठीक है, और इन पे लिख दो विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो पहले हो जाए। या तो 30 दिन पहले हो जाएंगे या 180 दिन पहले हो जाएंगे, दोनों में जो पहले हो जाएगा उस दिन हमें इन्फॉर्म करना है। बोले यही पढ़ा हमने। हाँ, CRA 2 तो देना ही देना है, चाहे रेगुलर अपॉइंटमेंट हो चाहे कैजुअल अपॉइंटमेंट हो, CRA 2 तो देना ही देना है। ओके।
ठीक है, इधर लिखा 30 दिन में अपॉइंट होगा, इंटीमेट करेंगे कब से, जिस बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट किया वहां से 30 दिन। बताओ जी, यहां तक बात समझ में आ गई? ओके, अब चलते हैं। तो अभी तक क्या क्या कर लिया हमने, दोबारा सुन लीजिए। हमने रूल 1 पढ़ा था, रूल 1 कमेंसमेंट और इंट्रोडक्शन का था, रूल 2 डेफिनेशन का था, रूल 3 में हमने ये जाना कि इसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने या नहीं रखने, रूल 4 में हमने ये जाना कि इसको ऑडिट करवानी नहीं करवानी, रूल 5 में हमने ये पढ़ा कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का तरीका क्या होगा, जो कि CRA 1 फॉर्म के अंदर होगा। फिर हम रूल 6 में है, उसमें हमने कहा कि ऑडिटर को अपॉइंट करना है, ऑडिटर CMA होना चाहिए जो कि प्रैक्टिस में हो रहा है, उससे हम रिटर्न कंसेंट ले लेंगे और उसका अपॉइंटमेंट कर देंगे। अगर रेगुलर अपॉइंटमेंट की बात है तो साल के खत्म होने के 180 दिन के अंदर हमें अपॉइंटमेंट करना है, और उसी 180 दिन के अंदर जिस दिन अपॉइंटमेंट हुआ उससे 30 दिन के अंदर अंदर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देना है। 180 दिन के अंदर दोनों काम हो जाने चाहिए, अपॉइंटमेंट प्लस इंटीमेशन। ठीक है, और ये इंटीमेशन CRA 2 फॉर्म के अंदर जाएगा। अगर हम ऑडिटर को कैजुअल वैकेंसी में अपॉइंट कर रहे हैं तो जिस दिन कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई उससे 30 दिन के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए, और जिस दिन अपॉइंटमेंट हुआ उससे 30 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म हो जाना चाहिए। क्लियर है? ओके, अब ऑडिटर अपना काम करेगा और काम करके अपनी रिपोर्ट बनाएगा, और वो रिपोर्ट वो सबमिट किसको करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सबमिट करेगा। किसको सबमिट करेगा? BOD को सबमिट करेगा। ठीक है, और एक फॉर्म भी फिल करेगा साथ में, अपनी रिपोर्ट फॉर्म के अंदर देगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए कि उस ऑडिटर का टेन्योर कब तक होगा। टेन्योर का मतलब ऑडिटर कब तक ऑडिटर बना रहेगा। तो उसके लिए क्या बोला गया? उसके लिए बोला गया कि ऑडिटर शेल कंटिन्यू ऑफिस टिल द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पे देखो, आप कनेक्ट कर लेना इसको कि जैसे ही साल खत्म हुआ वहां से 180 दिन तक ऑडिटर बना रहेगा। ठीक है, तो 180 दिन में अगला ऑडिटर अपॉइंट होना है। अगर हम वैसे देखें तो नया ऑडिटर अपॉइंट होने का टाइम भी 180 दिन है। तो साल के खत्म होने से 180 दिन पुराना ऑडिटर, और चालू होने से 180 दिन नया ऑडिटर। तो इसका मतलब ये एक मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग के अंदर पुराने को हटा देंगे, नए को रख लेंगे, राइट? या उसको ही रीअपॉइंट कर लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो यही हुआ ना, मतलब सेम टाइम लिमिट दी गई है, तो ये चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि एक बोर्ड मीटिंग रखें, उसमें पुराने वाले को हटा दें, मतलब उसकी जगह नए वाले को रख लें, और अगर पुराने को ही रीअपॉइंट करना है तो उसको रीअपॉइंट भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई एक बात। पर जो पुराना ऑडिटर है वो 180 दिन तक ऑडिटर बना रहेगा, या फिर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, उसका रिपोर्ट सबमिट करना जरूरी है। अगर उसने 180 दिन से पहले ही रिपोर्ट सबमिट कर दी तो रिपोर्ट सबमिट करते हैं उसका काम खत्म, उसका कार्यकाल खत्म। समझ गए? तो उस ऑडिटर का टेन्योर कब तक रहेगा? या तो साल खत्म होने से 180 दिन, या फिर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, जो भी पहले हो जाए। बोलो, क्लियर है? या आपको बोला गया आपको 30 सितंबर तक रिपोर्ट देनी है, आपने 15 सितंबर को रिपोर्ट दे दी तो बस काम खत्म है आपका। और नहीं दोगे तो 30 सितंबर तक तो आप ऑडिटर हो, उसके बाद वैसे ही हट जाओगे। बोलो, आगे बात समझ में? ये जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है इसका फॉर्मेट क्या है सर? तो इसका फॉर्मेट है CRA 3। इसका फॉर्मेट क्या है? CRA 3 है। कितने टाइम में देनी है? 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 180 डेज फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो यही बात है, भी जहां तक उसका टेन्योर है उससे पहले पहले उसको दे देनी है रिपोर्ट। बोलो जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? सर अगर रीअपॉइंट किया तो वही रहेगा। हाँ, रीअपॉइंट किया तो वही रहेगा। 30 सितंबर तक ओल्ड कॉस्ट ऑडिटर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता। रिकॉर्ड मेंटेन करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ड्यूटी है, तो मतलब मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है रिकॉर्ड्स रखना। ऑडिटर का काम सिर्फ ऑडिट करना है, रिकॉर्ड रखना नहीं है।
ये आप ऑडिटर है, अकाउंटेंट थोड़ी है, अकाउंटेंट रखेगा रिकॉर्ड्स। सर कंपनी चाहे तो ऑडिटर से एग्रीमेंट करके एक से ज्यादा साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं क्या? नहीं, एक बार एक साल के लिए होगा, फिर आप रीअपॉइंट करते जाओ, रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं आप। और बोलिए। क्लियर है क्या? सर रीअपॉइंट करने के बाद भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होगा क्या? यस, बिल्कुल करना होगा। हर साल का सेम प्रोसेस चलेगा, आप ये मान लो हर साल के लिए सेम प्रोसेस रिपीट करना होगा। अब वो चाहे आप पुराने ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं चाहे नए को कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलिए लास्ट पॉइंट पे आइए। अब देखिए ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट किसको दे दी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दी। क्या उस रिपोर्ट में कुछ कमियां लिखी हुई हो सकती हैं? हाँ, और उन कमियों के लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या बोर्ड होगा? मैनेजमेंट बोर्ड संभालता है, तो क्या बोर्ड ही जिम्मेदार है उन कमियों के बारे में जानने के लिए या बताने के लिए कि कौन हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? यस। तो अब सुनिए ध्यान से, क्या होगा? ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट दी बीओडी को, बीओडी ने उसमें जो कमियां लिखी हुई थी ना, कमियां, उन कमियों का जवाब तैयार किया कि भाई वो कमियां क्यों हुई, उसका कारण क्या था, क्या रहा, क्या नहीं रहा, ये सबका जवाब तैयार करेगा। और अब ऑडिट रिपोर्ट प्लस वो जो जवाब है वो, ये दोनों मिला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉरवर्ड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को 30 दिन के अंदर। ध्यान से सुनना, दोबारा बोल देता हूं मैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ड्यूटी बनती है कि अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है तो वो क्यों चल रही है ये बताना, राइट? ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ड्यूटी बनती है अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है तो उसकी रिपोर्ट, उसका जवाब देना। ऑडिटर ने जो जो कमियां थी वो लिख के रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ड्यूटी बन गई कि उन कमियों का जवाब दे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन कमियों का एक जवाब बनाएगा और ऑडिट रिपोर्ट और उन जवाब को दोनों को मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेगा 30 दिन के अंदर अंदर कि भैया ये कमियां थी, ये ऑडिटर ने रिपोर्ट दी है, ये कमियां हैं और इन कमियों का रीजन ये। आगे बात समझ में? ताकि वो अपने इन्वेस्टर्स, अपने स्टेक होल्डर्स, उन सब के लिए क्या हो सके, जवाबदेह हो सकते, भी ठीक है कमियां हुई पर उसका रीजन क्या था वो बता सकते। बोलो आगे बात समझ। सर ऑडिटर ने तो बोर्ड रिपोर्ट दे दी और ऑडिटर का काम खत्म। हाँ, ऑडिटर का काम खत्म। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही नहीं देता वो रिपोर्ट, वो CRA 3 फॉर्म भी सबमिट करता है ऑनलाइन, तो वो रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास भी पहुंच जाती है। आप ये सोच रहे हो कि बोईओडी उस रिपोर्ट में कुछ चेंज कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। बस ऑडिटर का काम खत्म, ऑडिटर का काम इतना ही है, रिपोर्ट देना। बता दीजिए, क्लियर है क्या? ओके, आगे आ जाइए। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का सेक्रेटरियल ऑडिट। आपको याद होगा पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 3 कोर्स है हमारे, CA, CS, CMA, कॉमर्स के अंदर, राइट?
तो सीए को कंपनी ऑडिट या फाइनेंशियल ऑडिट दी जाती है, जो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 7.1 में। बोलो हाँ या ना। 7.1 में पढ़ चुके हैं, जो सीए ऑडिट करता है वो वाली। सीएमए जो ऑडिट करता है वो 7.2 में अभी हमने जो पढ़ा वो था, और जो सीएस ऑडिट करता है वो 7.3 में, जो अब हम पढ़ने जा 7.2 में, सॉरी, जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। अगली बात समझे? ठीक है। तो इस ऑडिट को आपको डिटेल में समझाया गया है, इस ऑडिट को आपको डिटेल में बता दिया, पर इस ऑडिट को बहुत लाइटली बताया कि भैया इसका कोई रिलेवेंस नहीं है आपके लिए, ठीक है, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है आपके लिए, तो इसलिए हम आपको एक जनरल नॉलेज दे देते हैं, बाकी कोई मतलब। बोलो आगे बात सुन। इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एमसीक्यू पर्पस के लिए इसको आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो इसका सेक्शन आपको याद रखना है, डेफिनेटली याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं जिसमें इसका सेक्शन पूछा जाता है। तो सेक्शन है 204। कौन सा सेक्शन? 204। तो ये सेक्शन इसका जरूर याद रखना। ओके, उसके बाद आगे आएगी। आगे क्या बोला गया है कि सबसे पहला पॉइंट बोला गया कि किसको सेक्रेटरियल ऑडिट करवानी है, किसको सेक्रेटरियल ऑडिट करवानी है और किसको नहीं करवानी। तो एवरी लिस्टेड कंपनी, हर लिस्टेड कंपनी को तो करवानी है, साथ ही साथ कुछ अदर कंपनियों को भी करवानी है। अब यहाँ तो सर अधूरा बोल दिया कि अदर कंपनियों को, अदर कंपनी कौन होती है, तो उसके लिए एक बार आप आ जाइए यहाँ पे, यहाँ से आपको पूरा पता चल जाएगा कि किसको सेक्रेटरियल ऑडिट करवानी है और किसको नहीं करवानी है। तो ध्यान से देखिए, एवरी लिस्टेड कंपनी, हर लिस्टेड कंपनी को सेक्रेटरियल ऑडिट करवानी है। ओके। एवरी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा हो, ठीक है, एवरी पेड अप कैपिटल, एवरी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा हो, और एवरी पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा हो, जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा हो। बोलो बात समझ में आ गई? दोबारा सुन लीजिए, हर लिस्टेड कंपनी को करवानी है, यस, हर लिस्टेड कंपनी को करवानी है, ठीक है। पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा, उसको करवानी है, यस, उसको भी करवानी है, ठीक है। और अब सारी पब्लिक कंपनी जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है, उनको भी करवानी है। बोलिए जी, क्लियर है क्या यहाँ तक? ओके, फिर आगे आएगी वापस। करेगा कौन? सेक्रेटरियल ऑडिट कौन करेगा? एक सेकंड चालू रखिएगा, एक सेकंड ऑन। एक चीज और लिख लीजिए यहाँ पे, एक अमेंडमेंट और है, वो और लिख लीजिए। अगर कोई भी कंपनी, लिखा हुआ नहीं है नोट्स में, लिख लीजिए, एवरी कंपनी जिसके आउटस्टैंडिंग लोन, बोरिंग 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, ठीक है, ये एक रिक्वायरमेंट और लिख लीजिए एक्स्ट्रा, क्योंकि ये नई ऐड हुई थी 1 अप्रैल 2020 से, पहले नहीं हुआ करती थी, बाद में ऐड हुई थी 1 अप्रैल 2020 से। तो जिसका, कोई भी कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग लोन या बोरोइंग 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, उन सभी को सेक्रेटरियल ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ओके, कौन करेगा सर सेक्रेटरियल ऑडिट?
तो कंपनी सेक्रेटरी मतलब सीएस करेगा, जो कि प्रैक्टिस में हो, सीएस इन प्रैक्टिस जो होगा वो करेगा। क्या कंपनी की ड्यूटी बनती है कि वो सेक्रेटरियल ऑडिटर जब ऑडिट करने आए तो उसको सारी सुविधा प्रदान करे और उसको कोऑपरेट करे, राइट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर in their report shall explain the full and any qualification of observation rather than remark made by the company secretary। जैसे अभी सीएमए ने, ध्यान से सुनना, जैसे अभी सीएमए ने कमियां बताई थी और उसका जवाब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने दिया था ना, सीएमए ने कमियां बताई थी और उसका जवाब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने दिया था ना, तो वैसे ही सीएस जो कमियां बताएगा उनका भी जवाब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देना होगा, उनका भी जवाब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देना होगा। क्लियर है? ठीक है। अब एक बार ध्यान से सुनिए, हमने कहा कि सर इन लोगों को ऑडिट करवानी है, सीएमए ऑडिट करेगा, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। मान लीजिए इनमें से किसी का भी डिफॉल्ट हो गया, कंपनी ने कोई डिफॉल्ट कर दिया, मतलब ऑडिट करवानी थी नहीं करवाई, या फिर अपॉइंट करना था नहीं किया, ऐसा कुछ, कंपनी के ऑफिसर ने डिफॉल्ट कर दिया या सीएस ने डिफॉल्ट कर दिया, तीनों में से कोई ना कोई भी अगर इस सेक्शन का डिफॉल्ट कर देता है तो उनके ऊपर क्या लगेगी? फिर पेनल्टी लगेगी। और पेनल्टी कितनी है? 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक, मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 5 लाख। बोलो जी, यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए आगे आ जाएगी। आगे क्या कह रहा है वो सुन लीजिए। ये जो ऑडिटर जो सीएस है वो अपनी ऑडिट करेगा, ऑडिट करने के बाद ऑडिट रिपोर्ट देगा। वो रिपोर्ट कौन से फॉर्म में देगा? तो उसके लिए फॉर्म है MR3। कौन सा फॉर्म है? MR3। ठीक है। देखो कोस्ट ऑडिट के लिए कौन सा फॉर्म था? CRA 3 था। और सेक्रेटरियल ऑडिट के लिए कौन सा फॉर्म है? MR3 है। ऐसा याद रख लीजिए, दोनों 3 है। बोलो जी, क्लियर है? ओके। तो ये हो गया टर्नओवर का मतलब, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट पे आ जाएगी, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट। अब अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या होगा? सेक्रेटरियल ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड बाय मींस ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड ड्यूली कन्वेंट बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में होगा, मतलब कि कौन अपॉइंट करेंगे? बीओडी अपॉइंट करेगा। इट इज एडवाइजेबल फॉर द सेक्रेटरियल ऑडिट टू गेट ए लेटर ऑफ एंगेजमेंट। लेटर ऑफ एंगेजमेंट पढ़ाया था मैंने, आपको याद है कंपनी ऑडिट के अंदर, कि भाई टर्म्स कंडीशन रेमुनरेशन, काम क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब चीजें डिसाइड कर लो ताकि बाद में बहस ना हो। तो वैसे ही ये भी अपना एक लेटर ऑफ एंगेजमेंट बनवा लेगा ताकि बाद में बहस ना हो। ठीक है। ऑडिटर शुड एक्सेप्ट द लेटर ऑफ एंगेजमेंट, और वो उस पर अपने साइन भी कर देगा ताकि कंपनी के पास भी एक प्रूफ हो जाए। However, it is advisable that any change in the secretarial audit during the financial year are to be reported to the member in the board report। ठीक है। अगर आपने सेक्रेटरियल ऑडिटर को चेंज किया है, अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर सेक्रेटरियल ऑडिटर को चेंज किया है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन करेगा कि हमने इस साल ऑडिटर को चेंज किया है, उसका रीजन क्या था और हमने क्यों किया, वो सारी बातें उसमें लिखेगा। बोलो जी, बात समझ में आ गई क्या? आराम से 2 मिनट का टाइम लेके आप इसको एक बार दोबारा देख लो, ये पूरा कंसेप्ट आपके सामने है, और कोई डाउट है तो पूछ लो।
अजी है क्या कोई डाउट? अजी कोई डाउट है?